बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मासूम नाज़रीन, प्रोग्राम टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितनी भी समाअत हुई वो यकीनी तौर पर आपकी नज़र से गुजरी होगी। फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और कल सुनाया जाएगा। इंतखाबात पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में 30 अप्रैल को और 28 मई को होंगे या 8 अक्टूबर को होंगे। इस हवाले से हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच देगा। अब मसला यहाँ पर यह नहीं है कि फ़ैसला क्या आएगा, क्योंकि अगर आपने तमाम की तमाम जितनी प्रोसीडिंग्स थी उनके हवाले से जितनी रिपोर्टिंग होती रही उसको आपने सुना हो, आपने देखा हो। हमारे जज साहिबान जो ऑब्जर्वेशंस देते रहे, जो सवालात उठाते रहे, उससे भी पता चलता है कि उनका जहन क्या है और वो क्या फ़ैसला देंगे। क्योंकि जब वो बात करते हैं आईन पाकिस्तान की और जब वो बात करते हैं, सवाल उठाते हैं PDM की हुकूमत के हवाले से और उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से, तो फिर उसके बाद समझ आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस मौक़िफ़ के हक़ में होगा कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए। बल्कि 90 रोज़ वाली बात तो अब ख़त्म हो चुकी, जल्द अज जल्द होने चाहिए। 90 रोज़ वाली बात इसलिए ख़त्म हो चुकी क्योंकि ये जो 30 अप्रैल की तारीख़ है या 28 मई की तारीख़ है, ये भी 90 रोज़ के अंदर नहीं आती। जब अब 90 रोज़ की एक टाइम लाइन, एक लिमिट, एक हद को क्रॉस करके आगे चले गए, तो फिर अब कितना आगे चले गए, ये बात का सवाल है। लेकिन अब सवाल यह है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हों और क्या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अब हुकूमत जो है उसका रवैया भी आपके सामने है। आज जो तकरीर हुई, शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की वो आपके सामने है। इरफान कादर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो दलाइल दिए और जिस तरह उन्होंने जो रवैया अख्तियार किया वो भी आपके सामने है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में जो पॉइंट उठाए और जो उन्होंने कहा और 3 नुकात उन्होंने जो बयान किए, और सबसे बड़ी बात ये थी कि क्या ये फ़ैसला काबिल अमल होगा, ये बड़ा बहुत अहम है। और आज मैं समझता हूँ कि असल सवाल ये नहीं है कि कल फ़ैसला क्या आ रहा है, इंतखाबात के हक़ में आ रहा है, इंतखाबात के मुखालिफ आ रहा है। चीफ़ जस्टिस जो उन्होंने कहा कि एक ही दिन इंतखाबात, कौमी और सूबाई असम्बली के एक ही दिन इंतखाबात हों, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। इन तमाम चीज़ों को छोड़ने फ़ैसला अगर वही आता है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि कहा जा रहा है, तो उसके बाद असल सवाल ये है कि क्या हुकूमत ये फ़ैसला मान लेगी और क्या ये फ़ैसला अमल दरामद उस पर हो पाएगा। क्योंकि हुकूमती इदारे ही हैं जिन्होंने इस पर अमल दरामद करना है। सिक्योरिटी देने से, फ़ंड्स देने से, तमाम चीज़ें फ़राहम करने तक ये फ़ैसला हुकूमत ने करना है कि उसने, अगर वो हुकूमत फ़ैसला मानती ही नहीं और कहती है कि हम इस 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला तस्लीम नहीं करते, हमने बाइकाट नहीं किया लेकिन हमने अदम एतमाद का इजहार किया। अब मुझे ये भी वैसे समझ नहीं आ रही कि PDM की ये पॉलिसी क्या थी कि भाईजान हम अदम एतमाद तो करते हैं, हम बाइकाट नहीं कर रहे। फिर आप अदम एतमाद किस चीज़ पे कर रहे हैं अगर आप बाइकाट नहीं कर रहे? चले, ये उनकी हिकमत अमली होगी। लेकिन शहबाज शरीफ ने, आज़म नज़ीर तारड़ ने, इरफान कादर ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। उसके साथ ही ख़तरे की घंटी जो है वो मरीम नवाज़ ने भी बजा दी है, जब उन्होंने कहा कि इमरान खान करप्ट, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट। अब ये मरीम नवाज़ ने किसको कहा और इससे इसका नतीजा क्या निकलेगा? मतलब सारी बातों का ये है। और अगर इसमें एक बात तो आप और शामिल कर लें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम अरकान असम्बली को हदायत कर दी है कि वो इस्लामाबाद में ही मौजूद रहें, यानी पार्लियामेंट का महाज अपनी जगह पर मौजूद है, कुछ बड़ा हो सकता है। इसका आखिरी मतलब ये निकला कि अभी बहरान ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहरान चलेगा और अभी मज़ीद बहरान पैदा होंगे। सबकी नज़रें जो हैं वो लगी हुई हैं इस्लामाबाद की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, फ़ैसला आने के बाद हुकूमत के रवैये की तरफ। और इस वक्त हमें बतौर कौम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और ये देखेंगे कि क्या कोई नया आइनी बहरान आने वाला है या नहीं। इस पर बात करने के लिए कानूनी माहिरीन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम सियासी माहिरीन की तरफ भी जाएंगे और सबसे पहले मशकूर हूँ, यहाँ पर मेरे साथ अवैस अहमद भट्टी साहब मौजूद है। आपका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लार्ज विंग से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट भी हैं, सूबाई असम्बली की सीट पर माहिर कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही तैयब उस्मान रंधावा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तैयब उस्मान रंधावा जो हैं, अगरचे मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ था, परवेज़ इलाही ग्रुप से था, लेकिन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा ही समझे जा सकते हैं। लेकिन
चूँकि असम्बली की रेजोल्यूशन के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही का मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ था, तो मेरा ख्याल है कि रंधावा साहब से हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। और इसके साथ भी बहुत ही मशकूर राना इरफान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप माहिर कानून हैं, मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग से आपका तल्लक है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले राना इरफान साहब, कि मुझे समझ नहीं आई, अदम एतमाद किया, फिर कहा कि हमने बाइकआउट किया, फिर कहा कि हम वहाँ पर मौजूद भी थे, दलाइल भी देना चाह रहे थे, फिर शिकवा करते रहे आपके वकील अकरम शेख साहब कि हमें तो दलाइल देने का मौका ही नहीं दिया गया, कहा गया लिख कर दे दें। सर आपने किया क्या? आप अगर आपने अदम एतमाद किया, अगर आपने बाइकआउट किया, तो फिर आप अदालत में क्या कर रहे थे? और अगर आप अदालत में मौजूद थे, दलाइल दे रहे थे, तो पीछे तकरीरें किस किस्म की हो रही थी? ये आपकी हिकमत अमली थी क्या? इसमें नजम साहब बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने मुश्तरका एलामिया में बात की, उन्होंने अपनी सारी रिजर्वेशंस का इजहार कर दिया। सही। जो फीलिंग्स थी पार्टीज़ के अंदर, उन्होंने एक एलामिया की सूरत में बाहर निकाल दी वो बात जो उनके पास थी। लेकिन बाकायदा जो बाइकाट है वो उसी वक्त बाइकाट कंसिडर किया जाना था जबकि कोर्ट के अंदर अगर अटॉर्नी जनरल साहब ये फरमा देते कि हम अदालती कार्रवाई का बाइकाट कर रहे हैं, इसी तरह जो दीगर वकाला हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, अगर वो भी बाकायदा कह देते कि हम बाइकाट कर रहे हैं, हम नहीं दलाइल देना चाहते, तो फिर इसको आप बाइकाट कह सकते थे। अच्छा, लेकिन अब बाइकाट नहीं था। नहीं, अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने दलाइल दिए। अदम एतमाद था नहीं, तो फिर अदम एतमाद किस चीज़ पे था? अगर आपको अदम एतमाद है तो फिर आप दलाइल देने के लिए इस तरह ले लें नजम साहब, आप इस तरह ले लें कि तो चीफ जस्टिस ने ठीक किया ना, उन्होंने कहा चलो बैठो, असि सुनते नहीं। जो मौक़िफ़ है अटॉर्नी जनरल साहब का वो ये है कि लार्जर बेंच तश्कील दे दें। ठीक हो गया, ये मौक़िफ़ है। सही है। वो किस वजह से कह रहे हैं उसकी मल्टी रीजंस हैं, जो उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस में अपने आर्गूमेंट्स में बात की। ठीक हो गया। मोहतरम जजेस जो पहले बेंच में मौजूद थे उनकी आरा आ चुकी हैं, या मुख्तलिफ जो सर उससे ज़्यादा खुल के इन तीनों जजों के जो पिछले फैसले हैं, आप लोगों को इतराज़ है उन पे? पूरी लंबी फहरिस्त पे इतराज़, लंबी फहरिस्त है और मुख्तलिफ टेक्निकल और लीगल रीजंस हैं जिनकी बुनियाद पे वो कह रहे हैं अदम एतमाद करते हुए भी बाइकाट ना करना, अपनी रिजर्वेशंस का इजहार करते हुए हमारी अटॉर्नी जनरल साहब की ये सबमिशन थी कि आप लार्जर बेंच को आप उसको फुल कोर्ट, तो वो तो मुस्तरद हो गया, वो नहीं बना। नहीं, अभी तक तो शायद अभी तो डिसीजन आना है ना जी, वो तो एक ओरल बात थी। आप कल के डिसीजन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल एक फैसला आएगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक लार्जर बेंच बना देंगे? माइट पॉसिबल है कि ऐसा कर दे। सर आप कितने खुशफहम लोग हैं। माइट पॉसिबल है, देखें ये खुशफहमी होनी भी चाहिए। हाँ। देखें अब चीफ जस्टिस साहब हैं जो वो मुल्क को कौम के बड़े, और जो बहरान इस वक्त पैदा हुआ पड़ा, फिर आपके जो बड़ों को जो कुछ कौमी असम्बली में आपके बड़े कह रहे हैं, जो देखें ये सारे मसाइल अनारकी का हल किसी न किसी ने तो निकालना है। सही है। और आप बड़ा दिल नहीं करेंगे और यही सोचेंगे कि आप पार्लियामेंट में क्या कह रहे हैं, आपके रिजर्वेशंस क्या हैं, आपने मुश्तरका अलामिये में क्या बात की है, इन चीज़ों से कतई नज़र आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे ख्याल के अंदर मुझे खुशफहम कह लें या इसको जो भी नाम दे लें, लेकिन कम अज़ कम एक ऐसा रवैया सामने आना चाहिए, ऐसा सलूशन सामने आना चाहिए जो मुल्क को कौम को इस बहरान से निकाले, ना कि एक ऐसा डिसीजन आ जाए। आज़म नज़ीर तारसड़ की तकरीरों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, इरफान कादर साहब के रवैये को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब की तकरीर को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए और एक लार्जर बेंच बना देना चाहिए। ये एक उनकी सारी रिजर्वेशंस को मद्देनजर रखना चाहिए, ना कि उनको बांध लेना चाहिए कि इन्होंने ये बातें की हैं तो अब इसका टिट फॉर टैट होना चाहिए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल एक लार्जर बेंच बन सकता है, फुल कोर्ट बन सकता है, उस फुल कोर्ट में अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए जी। चलिए आप रखें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं उस्मान साहब की तरफ आना चाह रहा हूँ। उस्मान साहब, बाकी चीज़ें अपनी जगह पे, जो भी आज सारी कार्रवाई हुई वो तो अभी तक बड़े ऑप्टिमिस्टिक बैठे हुए कि कल फैसला ऐसा आएगा जिसमें एक इनकी डिमांड के मुताबिक लार्जर बेंच बन जाएगा। चले वो अपनी जगह पे उम्मीद रख के बैठे रहें, लेकिन आपको एहसास नहीं हो रहा कि ये असम्बलियाँ जो तोड़ी थी ये तो बड़ी कुट पड़ रही है, कसम से फैंटी भी लग रही है, बड़ी गलती हो गई। देखें, हमारे कायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक सजेशन दी थी कि असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। सही है। तो जो हमारे लीडर हैं, उनके भी जो लीडर हैं, इमरान खान साहब जो है लीडर के भी लीडर, जी लीडर के लीडर हैं। बेसिकली जब आपने एक पार्टी के अंदर खुद को जो है वो ज्वाइन किया है तो फिर उनकी बात माननी पड़ेगी। जो डे 1 से चौधरी मोहन इलाही साहब ने कमिटमेंट दी थी, जैसे आप कहेंगे वैसे होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फ़ख्र है कि चौधरी मोहन इलाही साहब ने, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो कमिटमेंट दी थी इमरान खान साहब को, उसके ऊपर वो पूरा करे।
ਭਾਵੇਂ ਫੈਂਟੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ फैंटी देखें ये तो पहले दिन रोकड़ा बेचारा यार, मैं देखे ना। वही अर्ज कर रहा हूँ ना, ये पहले दिन से मेरे ख्याल में तो ये कवानीन होने ही नहीं थे चाहिए। ये जस्ट ये इतना लिख देते कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो वो हिसाब कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी बेस पे ये सारा मुल्क जो है तमीर हुआ है, जिसको हमने मानना है, जिसको फॉलो करना है, उसको आप लोग फॉलो नहीं कर रहे, तकरीरें कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? आपने नहीं फॉलो किया लॉ के मुताबिक आप आए हैं, अब आप अपनी सीट पे बैठे रहे, विराजमान रहे। आप नहीं चाहते कि वोटिंग हो, ये कानून है, क्यों हो वोटिंग जी? वोटिंग होनी चाहिए ना, क्यों हो? क्योंकि बता। आपने विद इन 90 डेज का जो है 224 के अंदर जो है उसकी सब क्लास 2 है, उसके अंदर लिखा 254 हुआ है। कहता है कि आप आगे ले जा सकते हैं चीज़ों को। नहीं, इसके अंदर जो शेल बी का लफ्ज़, जहाँ पे ये सारे ही वकला है मेरे भाई हैं सही है। राणा साहब, जहाँ पे शेल का लफ्ज़ आया, कोई भी लॉयर जो है या कोई भी वो बंदा जो कानून से वाकिफ़ हो, उसको पता है कि शेल के क्या मानी है। वो होने ही होने हैं, चाहे ये जितनी मर्जी तकरीर करें, कोई इलेक्शन होने ही होने ही चले। मैं आपकी कल एज्यूम करते हैं कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच जो है वो एक फैसला दे देता है, और आपकी ख्वाहिश है, आपकी दलील है, आपका मुतालबा है कि वो इंतखाबात के हक़ में हो, 30 अप्रैल को 28 मई को इससे आगे ना जाए, ठीक है। फैसला दे दिया, हुकूमत नहीं मानती, कहती हम तो मानते ही नहीं है। फिर उसी जगह पर जहाँ पर 224 सब क्लॉज 2 है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 6 लिखा हुआ है। सही। जो बंदा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उसको एब्रोगेट करेगा, उसके लिए भी उसकी सजा जो है ना है, और वो बंदा उसकी सजा का जिम्मेदार है। सही है, यानी कि आर्टिकल 6 लग जाएगा। लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? जो बंदा उसको मानेगा नहीं, तस्लीम नहीं करेगा, वायलेट करेगा, उसको तो फिर वो बनेगा ही ना, उसकी सजा नहीं तो वो कह रहे हैं 254 मौजूद है, रास्ता आगे है हमारे पास। कोई- तो तशरीह कोई का फर्क है रास्ता ना। नहीं है सर। आप शेल्बी की तशरीह एक तरह से कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये तमाम ज़रूरी चीज़ों पर लागू हो सकता है। तशरीह की, इलिस्ट्रेशन की, ये एग्जाम्पल्स वगैरह की उस वक्त ज़रूरत है जब आयन के अंदर कोई लकूना हो। जब लकूना नहीं है, फिर वही होगा जो आयन के अंदर पहले दिन लिख दिया गया। ये कोई जजमेंट नहीं है जिसके ऊपर किसी ने जजमेंट पास कर दी तो ऐसे हो जाएगा, ये रास्ता निकल गया, ये फलां ने दे दिया, फलां ने जजमेंट पास कर दी। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जिसको हम सब लोग मानते हैं, और उसी की सुप्रीमेसी है, और उसी के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सारे फैसले वो करेगी इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दे दिया रंधावा साहब, और हुकूमत जो है, जो अब तक उसका मूड नज़र आ रहा है, और फैसला वही हुआ जो हम समझ रहे हैं, और जो आप ख्वाहिश कर रहे हैं, और जो आप सोच रहे हैं वही हुआ, मान लिया। हुकूमत नहीं मानती, उसके बाद आर्टिकल 6 लग जाएगा। लगेगा गद्दारी में ये सारे के सारे, ये आप भी यहाँ पे हैं, हम भी यहाँ पे, और ये लगेगा, इसकी कार्रवाई होगी, ये सारा यहाँ पर लगेगा। बिल्कुल लगेगा। और आपका क्या ख्याल है, उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कोई काम नहीं पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की हमेशा से सुप्रीमेसी थी, है और हमेशा रहेगी, ये हमारी उम्मीद है, ख्वाहिश हर बंदे का हक है, और ये इसके ऊपर ही दुनिया कायम है। नहीं, वो दुनिया तो 1997 में भी ऐसे ही कायम थी। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने जब पार्लियामेंट से टक्कर ली थी, तो उसके बाद उनको जाना पड़ा था। इसीलिए तो कहा जाता है ही हु सीक्स इक्विटी ही मस्ट कम्स विद क्लीन हैंड। जो बंदा जो दामन उसका दागदार होगा, उसको कहीं भी इंसाफ नहीं मिलेगा। जिसको दामन जिसका पाक होगा, साफ होगा, जो बिल्कुल ठीक होगा, उसी को इंसाफ मिलेगा। नहीं, इंसाफ तो सबको मिलना चाहिए। इंसाफ ये देखें, जो बंदा गलत करेगा उसके लिए फिर गलत है ना, उसके लिए तो इंसाफ जो वो ना हुआ, जो आप ये कह रहे हैं अब है, तो ये आर्टिकल 6 आपने फैसला दे दिया जी, इस फैसले के बाद अगला फैसला दे दिया आर्टिकल 6। यस, पक्का माफ़ी कोई नहीं इसमें, कोई माफ़ी, कोई छूट, कोई रियायत, कोई नरमी, कोई लकूमा, कोई लचक, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और तैयार हो जाए हम बड़ी खबरों के लिए। Yes. आर्टिकल 6 लग जाएगा, उसके बाद अमल दरामद भी सुप्रीम कोर्ट करा देगी। पहले नंबर पे तो ये इसी फैसले को मानेंगे, तस्लीम करेंगे, और वोटिंग होगी। हमारी उम्मीद है, और अल्लाह पाक के करम से आपकी भी उम्मीद बहुत अच्छी है कसम से। आज हमारे पास नाज़रीन जो वकला मौजूद हैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। हमारे जो मुस्लिम लीग नून के जो लायर हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि कल एक लार्जर बेंच और फुल कोर्ट बन जाएगा। और यहाँ पर जो पीटीआई से या मुस्लिम लीग काफ से हमारे दोस्त मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि हुकूमत जो ये फैसला मान लेगी। अच्छा, मुझे दोनों की उम्मीद नहीं है। क्यों वैसा क्या बन रहा है? उम्मीद की बात नहीं है, उम्मीद की बात नहीं है, ये मैंडेटरी है। किससे मैंडेटरी है? मैंडेटरी है कि इलेक्शंस विद इन 90 डेज होने हैं, नॉट लेटर देन 90 डेज। तो वो तो हो गया, ये खत्म। वर्ड है सर, ये ठीक पिछला है? जो तीन रुकनी देखिए, जो 3-4 वाला फैसला था जिसको मुतराजा समझा जा रहा है। नॉट एट ऑल। जो पहली लाइन है 1 मार्च ऑफ 2023 की जजमेंट की, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, थ्रू दिस जजमेंट बाय द मेजॉरिटी ऑफ 3-2। बहुत क्लियर है। और वो जो जजमेंट है
5 मैं मान लिया, मैंने आपकी जजेस की, जजमेंट मान 5 ली। जस्टिस की है। मैंने आप आपकी मेरे जजमेंट भाई, मान ली। आप मुझे ये बताएं किस तरह 4-3 कहते हैं? देखिए जो सर दो ये लोग, फैसला इस पे दो दरख्वास्त लोग, अलहदा आ चुकी है, इस पे फैसला हो जाएगा। मैं तो आपकी बात के साथ जा रहा हूँ अवैध साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये फैसला मान लिया कि ये जो है इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए Yes. और तारीखें जो हैं 90 दिन के अंदर आनी चाहिए। आपको याद है पंजाब असम्बली कब टूटी थी? देखिए कब टूटी थी? आप जो बात करें, आपको ये भी याद होगा कब कि टूटी थी? बेनजीर भुट्टो का जब मर्डर होता है उस टाइम भी कोर्ट ने ये टाइम 45 डेज एक्सटेंड किए थे। अगर अब कोर्ट, क्योंकि सर इसमें 90 involved रोज हुई की suo लिमिट motu, हम क्रॉस कर देखिए, चुके। suo 30 motu, अप्रैल को जब हमने कहा कि 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे पंजाब असम्बली के, तो 90 दिन की लिमिट क्रॉस हो गई, बिल्कुल 90 दिन ठीक कह रहे खत्म। हैं। जब इस मुल्क के 28 अंदर, मई खैबर पख्तूनख्वा वाली तारीख, 90 दिन खत्म। यस, देखिए जब मुल्क के अंदर लॉलेसनेस का एक खदशा पैदा हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया इसके ऊपर कि यार एक लॉ बहुत क्लियर है कि आपने विद इन 90 डेज इलेक्शन करवाना है। और उन्होंने जब ये कॉग्निजेंस लेते हैं, ये सो मोटो लेते हैं, उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट को सुनते हैं, जो एग्रीव्ड पार्टीज है उनको सुनते हैं, और सारे, बल्कि वो बड़ा एक लेंथी प्रोसेस था कि जिसमें वो रात 8-8, 9-9, 90 तक कोर्स करते रहे। और यहाँ पे हुआ कि फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी। और ये नहीं कि फर्स्ट टाइम हुआ है। अगर कोर्ट्स जब इसके अंदर इसमें आती हैं, कॉग्निजेंस लेती हैं, कोर्ट्स की वर्डिक्ट जो होती है वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। अगर 4-5 दिन ऊपर हुए, आप जो बात करें कि 90 डेज कब कंप्लीट होते हैं, अगर ये 1 हफ्ते का टाइम था, लेकिन जब कोर्ट की वर्डिक्ट मौजूद है, चले जो भी आप 10-12-15 दिन, खैबर पख्तूनख्वा की 1.5 महीना था। देखिए खैबर पख्तूनख्वा 1.5 महीना, बिल्कुल। देखिए वो तो अभी भी कहते हैं कि हम लोग को ऐसी डेट दी तो सर 1.5 महीना, केपी के तो कहते हैं हम लोग को डेट दी नहीं। 1.5 महीना, उन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा 1.5 महीना अगर आगे चले गए तो फिर 3 महीने चले जाएं, फर्क क्या पड़ता है? नजम भाई बात पता है क्या, हमेशा से जो जजमेंट्स आती हैं, वर्डिक्ट्स आती हैं सुप्रीम कोर्ट की या जो हमारी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स हैं, इसका एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म इंप्लीमेंटेशन का है। देखिए इंप्लीमेंटेशन मुझे बताइए। बुक बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन देखिए बाय द बुक भी ठीक है, मोरालिटी में भी ठीक है। नहीं सर, रियलिटी में ठीक नहीं है। मोरालिटी में बात कर, मोरालिटी यहां पे रही नहीं। मोरालिटी में भी ठीक नहीं है। मोरालिटी में मैं डिबेट करूंगा इस पर, कैसे ठीक नहीं मोरालिटी? मैं बात करता हूं आपसे, मोरालिटी में भी ठीक नहीं है। बात करेंगे हम इस पर बाद में, लेकिन इस वक्त डॉक्टर शब्बीर अहमद खान जो कि शोबा सियासियात के प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, जामिया पंजाब में, और सियासी चीज़ों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आपका शुक्रिया। डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि कल जो फैसला आना है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत के करीब तरीन आ सकता है, वही होगा, ये एक अमूमी तवक्को की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आज जब मैं तकरीरें सुन रहा था सबकी, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हुकूमत इस फैसले को मानने के बारे में बिल्कुल तैयार नज़र नहीं आ रही, और हुकूमत नहीं मानेगी तो क्या इससे कोई आइनी बहरान पैदा होगा? इसके नतीजे में कोई यानी कि एक बहरान से हम निकलेंगे तो एक नए बहरान की तरफ बढ़ जाएंगे, और उसके नतीजे में हमारे वकला हज़रात कहते हैं कि हुकूमत नहीं मानेगी तो आर्टिकल 6 पड़ा हुआ है उसके लिए। क्या आपको आगे वाला मंजरनामा ऐसा ही नज़र आ रहा है? नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का मंजरनामा नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे लगता है कि जो कॉमन सेंस है वो प्रिवेल करेगी। कॉमन सेंस वो क्या है? इसलिए कि सबसे बड़ी अहम बात तो ये है कि अब ये जो आइन की तारीख देना, या ये जो 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच है, इसका इस केस को कंटिन्यू रखना, इससे बढ़कर तो पहले फैसला हो चुका है और जिसपे अब दोबारा मोहरे सब्त होनी है, और वो है कि फैसला 4-3 से जो हुआ था, क्या वो दुरुस्त फैसला था? वो इसलिए कि अब जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं वो इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो फैसला है वो 4-3 वाला फैसला माना जाएगा, जब तक कि कोई 7 रुकनी बेंच से बड़ा बेंच उस फैसले को सर अगर 4-3 वाला फैसला मान लिया जाता तो फिर आज की समाअत ही ना होती, क्योंकि फिर तो कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद ही नहीं था, ना ही उसकी खिलाफ वर्जी हुई थी, ना ही उसकी तौहीन हो रही थी, ना ही उसकी खिलाफ हुकूमत जो है, ना ही इम्प्लीमेंटेशन का मसला आ रहा था, वो तो रिजेक्ट हो चुकी थी दरखास्तें। लिहाजा अगर आप ये कहें कि 4-3 वाला फैसला जो है वो मौजूद था 7 जजों वाला, तो सर वो तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त मौजूदा और 3 रुकनी बेंच जो है वो तो तस्लीम नहीं कर रहा। नहीं, 3 रुकनी बेंच जो है ना, ये ना तो ये कर सकता है कि 7-4 वाले फैसले को किसी तरह
मुअत्तल कर दे। ना सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला किसी सर्कुलर ऑर्डर के जरिए या किसी इंतजामी हुक्म के जरिए खत्म किया जा सकता है जब तक ये बात वाज़ेह नहीं होगी कि वो फैसला 4-3 से था कि वो 3-2 से इस था। बहस को एक तरफ रखते हैं और कल आपको क्या लग रहा है, क्या फैसला आ रहा है? मुझे लग रहा है कि ज्यादा इम्कान ये है कि हुकूमत जो है और जो बाकी फरीक हैं सिवाय एक को छोड़ के वो एक बड़ी माकूल तजवीज दे रहे हैं और उसमें बड़ा वजन है। देखें, जब एक जज का मामला हुआ पाकिस्तान में, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का जो चीफ जस्टिस थे, और फिर जस्टिस फाइज काजीसा साहब का मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, तो फुल कोर्ट ने वो मामला सुना। जहां एक आदमी के मफाद का या इंटरेस्ट का मामला हो तो पूरा कोर्ट जो है या फुल कोर्ट कह लें या लार्जर बेंच सुन सकता है। तो जहां पूरे मुल्क के 24 करोड़ अवाम के मफाद का मामला हो तो फिर पूरी कोर्ट के सुनने में कोई हर्ज नहीं है। और अब जब मामला इतना मुतनाज़ हो गया, सर ये चीज़ भी गुजर गई, फुल कोर्ट भी जो है वो भी एक तरह से आप ये समझें कि वो रिजेक्ट हो चुका है। आगे चलें अब इससे। मुझे लगता है कि ये ऐसी आसानी से नहीं हो सकता। फिर अगर ये मामला यूं होगा ना कि ना, मैं तो पहले फुल कोर्ट में मुझे आइडिया है, लेकिन चूंकि कुछ जजेस जो हैं वो ऑलरेडी रिक्यूज कर गए थे, उनको निकाल के मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि एक लार्जर बेंच बन जाएगा, मे बी 10 जजेस पे मुश्तमिल बन जाए या उसके करीब। और फिर वो इस मामले को नहीं देखेगा सिर्फ के इलेक्शन की तारीख, वो उन तीनों मामलों को देखेगा कि जो केसेस के फैसला जस्टिस फायजीजा काजी साहब के बेंच ने किए हैं 2 फैसले, और वो जो 4-3 वाला फैसला है। और फिर उसके बाद ये डिसाइड होना है कि आया इलेक्शन जो है उसकी तारीख जो दी गई है वो कब करवाई जाए। आपने आर्टिकल 6 की बात की, मुझे दुख होता है बाज़-औक़ात पाकिस्तान में लॉयर्स भी ये बात करते हैं। आर्टिकल 6 का ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि हुकूमत किसी मसले पे आइन की खिलाफ वर्जी करती है। हुकूमत आए दिन ये काम करती है आइन की खिलाफ वर्जी। हमारे सदर पाकिस्तान ने आइन की खिलाफ वर्जी की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने की आइन की खिलाफ वर्जी। हमारे डिप्टी स्पीकर और स्पीकर ने की, असद कैसर ने आइन की खिलाफ वर्जी, लेकिन क्या उनकी आइन की खिलाफ वर्जी पे कोई मुकदमा बना उन पे कोई आर्टिकल 6 के तहत? आर्टिकल तो बन जाएगा वो, मेरा ख्याल है इंतजार हो रहा है काजी फायजीसा के चीफ जस्टिस बनने का, बन जाएगा मुझे लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि नहीं, इसमें ये थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं जब ये बात करते हैं। देखें, इस वक्त जो एक सबसे अहम इदारा है पाकिस्तान का, उसकी जो इज्जत व वकार है ना, वो इस वक्त स्टेक पे है। इससे आप यूं ना कहें कि ये हुकूमत और कोई अदलिया के दरमियान महज आराई है, बिल्कुल नहीं है। ये महज आराई अगर है तो ये अदलिया के अंदर है, और अगर ये बहरान है तो ये अदालती बहरान है और आईनी बहरान है। और इसका हल भी मैं आपको बताऊं खुद अदलिया के पास है। ये कोई बाहर का इदारा इनका ये मसला रिजॉल्व करने नहीं जाएगा। अगर फर्ज किया ये 3 रुकनी बेंच इंसिस्ट करता है, तो मैं आपको, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं आपको थोड़ी सी एक वजाहत कर दूं कि एक अख्तियार हुआ करता है जिसको टेक्सचुअल अख्तियार कहते हैं, जो लिखा हुआ होता है। जैसे अभी लोग आइन की शिकें बयान कर रहे थे कि आइन का फला आर्टिकल ये कहता है। एक अख्तियार होता है जिसको पर्सनल कहते हैं, वो डिपेंड करता है कि उस अख्तियार को इस्तेमाल कौन सी पर्सनैलिटी कर रही है। और एक अख्तियार होता है जिसको पावर ऑफ परसुएशन कहते हैं, कि वो अथॉरिटी अपने जो करीबी लोगों पे ये अख्तियार किस तरह लागू कर सकती है या उनको नाफिज करने के लिए किस तरह परसू करती है। ये 3 रुकनी बेंच अपनी पावर ऑफ परसुएशन खो चुका है। पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ है कि कोई फरीक, खा वो हुकूमत हो, वो उस फैसला आने से पहले ये कहे कि ये फैसला ना तो काबिल अमल होगा ना ये नाफिजुल अमल होगा। उसी कोर्ट में बैठे हुए अक्सर जज साहबान कहें कि ये फैसला नहीं दिया जा सकता। तो मुझे बताएं कि ये 3 रुकनी बेंच मेरे हिसाब से वो अपनी ताकत खो चुका है, लेम डक हो चुका है। अब वकार का मसला है सिर्फ एक शख्स की या 2 अशखास की नहीं, बल्कि मुझे और में बता दें होने क्या जा रहा है आपके मुताबिक? मुझे ये लग रहा है कि यूं कर लेते हैं कि एक सिनारियो जो हमें लगे, जिसको ग्लूमी कह लें आप, हमें खुशफहमी कह लें, वो ये कि एक बड़ा बेंच जो है, एक ऐसा लार्जर बेंच, उनमें वो जज साहबान जो कि ज्यादा जो फरीकैन हैं वो उस पर राजी हों, वो बनने जा रहे हैं।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राना इरफान साहब, आप तो मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि आपकी तवक्कुआत जो हैं उधर भी पूरी होती भी नज़र आ रही हैं, लेकिन मामला जो है अभी जिस तरह रंधावा साहब कह रहे थे कि मामला तो आर्टिकल 6 का भी है, उस पर भी बात करेंगे, उसकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो सवाल कई मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम दी नाज़रीन, बात कर रहे हैं आज जो समाअत हुई उसके नतीजे में कल जो मुमकिन तौर पर फ़ैसला आने वाला है। मुस्लिम लीग नून के जितने हामी हैं वो इस वक्त बड़े ऑप्टोमिस्टिक हैं, पुरुमीद हैं कि कल एक लार्जर बेंच बन जाएगा, एक फुल कोर्ट बन जाएगा। यानी फुल कोर्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ख़ुद हुकूमत कह चुकी हुई है कि जिन जजों ने इनकार कर दिया वह ख़ुद निकल गए हुए हैं, आप उनको निकाल भी दें तो आप उसके अलावा फिर आप उसको फुल कोर्ट नहीं कह सकेंगे, लार्जर बेंच कह लेंगे, तो इस किस्म की कोई चीज़ बन जाएगी और उसमें मुस्लिम लीग नून, PDM या हुकूमत या इस तरह का ख्याल किया जा रहा है कि उसके हम ख्याल जजों की अक्सरियत हो जाएगी और वो जीत जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अभी तक तो चीफ जस्टिस जो हैं वो इनकार कर रहे हैं, तो मुझे तो कम लग रहा है इम्कान हो सकता है होने को। तो यहाँ पर राना इरफान साहब मौजूद हैं, इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उस्मान तैयब उस्मान रंधावा साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या चौधरी परवेज़ रई से है, अवैस अहमद भट्टी साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, तो ये तो सारी जगह। फिर आपने एक चीज़ आप जवाब देना चाह रहे थे उस वक्त के आर्टिकल 6, जनाब आर्टिकल 6 अगर अदालत कल फैसला देती है और जिस तरह आज आपके लीडरों ने तकरीरें की हैं कि असी नहीं मनना, ये नहीं लागू होना, ये नाफजुल अमल नहीं है, ये काबिल अमल नहीं है, ये चलेगा ही नहीं, अवाम नहीं इसके साथ होंगे, भाईजान नहीं होंगे, तो फिर आप अल्लाह माफ़ करे टिकटिकी भी होंगे, हैं जी। तो चलें, जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है उस पर तो बाद में बात करते हैं ना, लार्जर बेंच वाली, पहले तो बात कर लेते हैं आर्टिकल 6 पे। सही है। अब बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल मुकद्दस है तो उसके साथ वाला बाकी आर्टिकल भी उसी तरह मुकद्दस है जिस तरह के एक आर्टिकल मुकद्दस है। अच्छा, आज सिर्फ ये 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाना सिर्फ यही नज़र आ रहा है। सही है। ये पंजाब असम्बली और KP असम्बली डिज़ॉल्व हुई है तो ये 90 डेज के अंदर होना चाहिए। सही है। अब माजी में चलें, इन्हीं के जो बड़े हैं, इन्हीं के जो लीडर हैं, क्या उन्होंने बल्दियाती इंतखाब विद इन टाइम करवाए? वो तो आपने भी नहीं करवाए। तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए तो क्या आर्टिकल 6 आया? नहीं आया। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है कि आपने उर्दू ज़बान का नफाज करना है विद इन स्पेसिफिक टाइम। सही। क्या उर्दू ज़बान का नफाज हुआ? नहीं हुआ। इसी तरह आपने सूद से जान छुड़ानी है, जो सबसे बड़ा आलमी है हमारी मुईशत के लिए, हमारे लिए, हम इस्लामिक स्टेट है। सही है। क्या हमने सूद से जान छुड़ाई? नहीं। तो ये सारे, तो हर आर्टिकल जिसकी वायलेशन होगी क्या उसके अगेंस्ट आर्टिकल 6 आएगा? ऐसा नहीं है। अब एक और सवाल पैदा होता है कि 90 डेज तो वैसे ही गुजर गए हैं, अब अगर 90 डेज के बाद जब इलेक्शन होंगे, जब भी होंगे 90 डेज के बाद ही होंगे ना, अब वो 2 माह बाद होते हैं, 3 माह बाद होते हैं, 8 अक्टूबर को होते हैं, जब ये डेट विल बी हेल्ड आफ्टर 90 डेज, तो क्या वो इलेक्शन दुरुस्त इलेक्शन नहीं होंगे? वो भी दुरुस्त इलेक्शन होंगे, वो भी वैलिड इलेक्शन होंगे। बिल्कुल ठीक, जब भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, ये आपकी राय है। लेकिन इसी पर बात करने के लिए साबिक वजीर कानून राजा बशारत साहब हमारे साथ इसको टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। राय साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? राजा बशारत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं भी और नहीं भी, वापस आते हैं ज़रा दोबारा देखिएगा उनको, आप बात कंप्लीट कीजिएगा। मैं दूसरी बात ये मैं अर्ज कर रहा था कि जो लार्जर बेंच की हमारी खुशफहमी है वो क्यों है? देखें, PDM के तमाम रहनुमाओं की आपने बात सुन ली, पार्लियामेंट के अंदर होने वाली तकारीर को सुन लिया, एलामिया आपके सामने है। सही है। दूसरी तरफ चले जाएं तो PTI, उनके नज़रियात, उनकी बातें, उनके स्लोगन, उनका एम और उनका जोश जज्बा, जो भी उनकी बात है वो भी आपके सामने है। ठीक हो गया। अब अगर इधर वे डिसीजन आता है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। ठीक। इसी तरह जब पहले इलेक्शन का डिसीजन हुआ था उस वक्त भी हमारी तवक्को ये थी और हमारी उम्मीद ये थी कि सुप्रीम कोर्ट। एक बात बताइएगा, क्या शहबाज शरीफ ने आज तमाम अरकान असम्बली को कहा कि इस्लामाबाद ठहरें? इसका मतलब ये कि पार्लियामेंट भी कोई खड़ाक करने जा रही है? नहीं, पार्लियामेंट के अंदर तो देखें सेशन चल रहा है
उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस गई हैं। इंपॉर्टेंट रोल इस वक्त, इंपॉर्टेंट वक्त गुजर रहा है ना। नहीं, कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी हो जाएगा, पार्लियामेंट कुछ- उसको सपोर्ट कर देगी, आप अदलिया में कू कर जाएंगे, आपको नहीं, लग रहा है कि खुदा ना जस्टिस खास्ता इस तरह की तो कोई बात नहीं है कि अदलिया के खिलाफ कू होगा। आज अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए हैं, उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं, सही उन्होंने अपनी बात की है, और आज हम भी और अटॉर्नी जनरल साहब चले। भी- राजा बशारत साबिक वज़ीर कानून हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। राय साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सर मैं राय साहब ये तो वाज़ेह कमोबेश वाज़ेह ही है कि कल फ़ैसला इंतखाबात के हक़ में आ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ आज शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की, आज़म नज़ीर तारड़ ने जो की, इरफान कादर साहब ने जो की, मरियम नवाज़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहते हैं कि ये फ़ैसला काबिल अमल नहीं होगा, और अगर ये फ़ैसला कोई ऐसा आता है और वो उस पर अमल नहीं होता, वो लागू नहीं होता, तो हम एक नए आइनी बहरान की तरफ बढ़ जाएंगे। देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट हो उसका एटीट्यूड ये हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुतालिक भी वो ये कहें जी कि हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत-हाल तो वाक़ईतन जैसे आपने फरमाया कि तशवीशनाक ज़रूर हो सकती है, लेकिन इन लोगों से ये बैद भी नहीं है, क्योंकि माजी में भी इन्होंने कभी अदालती फैसलों पर इत्मीनान का इजहार कभी भी नहीं किया, बल्कि हमेशा इन्होंने अदालती फैसलों को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। और एक तरफ तो ये सूरत-हाल इनकी, दूसरी तरफ आपने देखा कि खुद जब इनको रिलीफ मिल जाए, और रिलीफ भी आउट ऑफ द वे मिले, और जिसका जुडिशियल डिसीजन की हिस्ट्री या अदालती फैसलों की तारीख में जिसकी कोई मिसाल ना हो, ऐसा रिलीफ इनको मिला हो कि मिसाल के तौर पर आप देख लें कि मियां नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, वो अदालती मफरूर हैं, यहाँ से जमानत पर गए हैं, सजा याफ्ता हैं, वहाँ से पार्टी इजलास की सदारत भी कर रहे हैं, वहीं से कमात जारी कर रहे हैं, वहीं से पाकिस्तान टेलीविजन उनको कवर भी कर रहा है, तो हम कहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये जो काम तो इनकी अपनी मर्जी का हो, ये वो कर ले। यानी आपको बैद नहीं है, बैद नहीं है कि हुकूमत फैसला मानने से इनकार कर दे और इसके नतीजे में इंतखाबात ना करवाए? फिर इनसे कुछ बैद नहीं है, ये मैं समझ देर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग अपने जाती मफाद की खातिर, क्योंकि इन्हें ना तो मुल्क का, ना अदलिया का, ना आइन का, या ना कानून का, इन्हें उसका अच्छा, इस अदालती फैसले से हटकर बताइएगा, आप ये नहीं समझते कि असम, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ने वाली बड़ी गलती हो गई? इसके बाद हुकूमत इलेक्शन भी नहीं करवा रही, इसके बाद मार भी पड़नी शुरू हो गई, मुकदमात बनने शुरू हो गए, घर पे हमला हो गया, पॉलिटिकल एक्टिविटी महदूद हो गई, सारे प्रोटोकॉल शरीफ फैमिली को और उनके लोगों को मिल गए, तो बड़ा गलत फैसला हो गया। हमारे, लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि अब वक्त गुजर चुका है, अब बहुत सिचुएशन उससे बहुत ज्यादा आगे जाती है। असेंबलियां टूटने के नतीजे में हम नए इंतखाबात की तरफ चले गए, नए इंतखाबात की शेड्यूल अनाउंस हो गया, नॉमिनेशन पेपर्स हो गए, सो बहुत हम आगे निकल गए हैं। तो सो इस वक्त उसका उस पे बैठ के बात करना और थोड़ा सा परेशानी का इजहार करना कि ये क्या हो गया, मैं समझता हूँ कि अब वो जो हो गया सो हो गया जी, सो हो गया, मतलब मेरे ख्याल में तारीख से सबक ही सीखा जा सकता है। सही। तो आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि इंतखाबात जो है हो जाएंगे, नहीं होंगे? 30 अप्रैल वाली डेट है, एक 8 अक्टूबर वाली है, बाज़ लोग तो, राय साहब आखिरी बात, बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये 8 अक्टूबर भी हतमी नहीं है, ये अगले साल अक्टूबर तक जा सकते हैं। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ कि सबसे पहली बात तो जो हमारे पेश नजर है वो कल फैसला है। कल अगर ये फैसला हो जाता है और फैसले में इंतखाबात की हतमी तारीख भी आ जाती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि हम वसूख के साथ कह सकते हैं कि इंतखाबात हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे बेंच ऑफ ऑन होगा अपने डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो पहले भी जो थोड़ा बहुत आपने देखा कि एक तारीख दी गई, उस तारीख के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस तारीख को आगे एक्सटेंड कर दिया
और आज जिस टर्माइल से हम गुजर रहे हैं ये उसी फैसले का शाखसाना है। तो मैं समझता हूँ कि एक दफा कल का फैसला आने के बाद कोई मजीद अदारा जो है हमारा कोई भी, वो इस किस्म के एडवेंचरिज्म की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि मिसाल उसके सामने होगी कि अगर एडवेंचरिज्म किसी में इन्वॉल्व हुए तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तो क्या नतीजे होंगे? मेरे ख्याल राब्ता कट के चले, नतीजे अच्छे नहीं होंगे, क्या नतीजे होंगे ये तो एक सवाल अपनी जगह पे रहेगा। रंधावा साहब, ये बात हो रही है बल्दियाती इंतखाबात जो हैं मुकर्रर मुद्दत में नहीं हुए, उर्दू ज़बान लागू होनी थी नहीं हुई, सूद का खात्मा होना था नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें तो नहीं हुई, तो किसी को आर्टिकल 6 तो नहीं लगा कि किलो फाल आता है ये। बेसिकली बात यह है कि ये अब इलेक्शन करवाना नहीं चाहते। अब वो कहते हैं नहीं करवाना चाहते हैं, वो कहते हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक साथ करवाने हैं। हम सुना करते थे कि जब शेर की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है। अच्छा, तो इनको अब शहर के तरफ जाने वाला रास्ता नहीं मिल रहा, इनको पता नहीं चल रहा कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या बोलना है और क्या नहीं करना। अच्छा, ये हर वो काम कर रहे हैं जिससे इनका इक़्तिदार बचे, लेकिन अब अवाम जाग उठी है, अवाम को पता चल गया। उन्हें ये चाहे 2028 के अंदर जाके ये इलेक्शन करवाएं फिर भी इनकी यही बात होगी, और ये जिससे बचना चाह रहे हैं वो बार बार फिर घूम के इनके आगे आ जाएगा। ये जितना मर्जी दौड़ लें इरफान साहब, जितना मर्जी दौड़ लें, आप कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ना, हार जाने वो शेर है जिसमें गीदड़ की जो है ना, वो अंदर गीदड़ है तो बाहर जो है शेर की खाल पहन के तो घूम रहा है, तो इसको रास्ता नहीं मिल रहा, ना शहर की तरफ जाने वाला ना अपने घर की तरफ जाने वाला, परेशान है, परेशान है। लो जी, सुन लिया जी। जी मैं अगर आप इजाज़त दें भट्टी साहब के पास जाने से पहले तो हाँ, बताएं, इस बात का जवाब दे लूँ पहले हम रंधावा साहब का, कि ये कहते हैं कि इलेक्शन जब भी हो हमें कोई फिक्र नहीं, हमारी पॉपुलैरिटी इसी तरह रहनी है, आपने हार जाना है, हमने जीत जाना है। तो मसला क्या है, आपने तो असम्बलियाँ डिज़ाल्व इसलिए की थी कि जनरल इलेक्शन हो कौमी असम्बली के, तो आप तो भूल ही गए हैं अपना मुतालबा, आप तो वो बात ही नहीं करते। हम कर रहे हैं वो बात कि आप भाई कौमी असम्बली के इलेक्शन और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इलेक्शन एक दिन में करवाएं, ऐसा ना करवाएं कि पहले सूबाई असम्बली के हों उसके बाद कौमी असम्बली के हों। ये बात हम कर रहे हैं। अब ये नहीं कहते कि कौमी असम्बली के इलेक्शन करवाएं, ये कहते हैं इनको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत क्या थी, और अब ये इतने बेचैन और इस्तराब में क्यों हैं? अगर इनकी पॉपुलैरिटी इसी तरह रहनी है, अगर इनको पता है कि हमारा कल्ट इसी तरह रहना है, या लोगों की आंखें जो हम अपनी बातें सुना रहे थे वो लोग आस्ता आस्ता हमें पहचान नहीं रहे। इनका मसला ये है कि जो हमने वो साइफर वाला ड्रामा, उसके बाद अमरीकी साजिश वाला ड्रामा, फिर दूसरे तीसरे स्टेप बाय स्टेप आए हैं, ये 4 5 6 अपने मौक़िफ़ पे, तो वो सारे के सारे जो हैं वो रिज़ाइल कर चुके हुए हैं, और अब इनको पता है कि हम एक्सपोज होने जा रहे हैं, जो वक्त गुजरता जाएगा हम एक्सपोज होते जाएंगे। ये असल में मसला है, और अगर ये मसला ना होता, उनको पता है कि जितना वक्त रहना है महंगाई रहनी है, और महंगाई जितनी देर रहनी है गवर्नमेंट के लिए मुश्किल रहनी है। ठीक है, ये इस बात में कोई शक नहीं है कि महंगाई भी है, मुश्किल हालात भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जो पाकिस्तान के हालात हैं, मुआशी हालात हैं, वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। वो कह रहे हैं खुडियां वाला जो मरीम नवाज का जलसा था ना, आपने अफ्तारी की दावत दे के और वहाँ पे बिरयानी पका के और आपने इस तरह कामयाब कर दिया, वरना कहाँ पे वहाँ पे अफ्तारी की दावत थी, दिन चढ़ा हुआ था, सूरज चमक रहा था, वहाँ पे इनको अफ्तारी नजर आ रही नहीं, वो बाद में अफ्तारी की अरेंजमेंट तो थी, टेबलें लगी हुई, मैंने भी देखी तस्वीरों में। मरियम साहबा जो डिवीजन्स में गई हैं, उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है, वकाला से बात की है, तमाम विंग से बात की है, मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर जलसे शुरू हो गए हैं। तो ये असल में खाइफ उस चीज़ से है, हमारी पार्टी के अंदर जान आ गई है। वाकई ये हमें प्रॉब्लम था, हम स्लो थे, मरीम नवाज के आने से जान आ गई पार्टी के अंदर। एब्सोल्युटली मरियम साहबा के आने से पार्टी के अंदर जो थ्रिल है वो बहुत ज्यादा पैदा हो चुकी है। अच्छा, ये इनको डर है। एक मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि वो जलसा बहुत बड़ा हुआ था, ऐसा तारीख के अंदर किसी का जलसा नहीं हुआ खुडियां का। तो खुडियां में जब सर्जरी होगी थी उसके बाद वाले जलसे की बात कर रहा हूँ। ये मुनासिब, मैं इस पे एतराज करूंगा, मैं इस पे एतराज करूंगा, इस तरह की बात करनी मुनासिब नहीं, पॉलिटिकल बात करें। मैं वही बात कर रहा हूँ
कि जब वहाँ पे लीडर, मैं वो अर्ज कर रहा हूँ कि जब जलसा हुआ वहाँ पे, बहुत बड़ा जलसा हुआ जी, सारे तो फिर इलेक्शन वो कहते हैं फिर इलेक्शन करा दो। सारे पाकिस्तान की आवाम जब वहाँ पे आ गई तो आप क्यों नहीं इलेक्शन की तरफ जा रहे? आपके वकील साहब ने आज इलेक्शन कमीशन के जो वकील साहब पेश हुए हैं उन्होंने कहा जी बचत हो जाएगी। आप बचत करनी तो अपने प्रोटोकॉल के अंदर बचत करें ना, इस तरह से आवाम को दलील करें। बहुत बड़ा जलसा हो गया तो क्यों नहीं जी इलेक्शन करा लें आप? एक ही दिन में इलेक्शन मुनासिब है, कौमी और सूबाई के एक ही दिन करा लेंगे, एक ही दिन कराएंगे, इलेक्शन होना चाहिए। यही फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, यही बात इलेक्शन कमीशन ने की है। और मैं इनको याद दिलवाता हूं कि ये भी ये चाहते थे कि कौमी असम्बली का इलेक्शन करवाएं। असम्बलियां डिसॉल्व इसलिए की थी कि हमें ब्लैकमेल किया जाए। बिल्कुल सही है, इस पर मैं अवैध साहब को कमेंट लेना चाहूंगा, लेकिन एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुमकिन फ़ैसला के हवाले से, और फ़ैसला वही आ सकता है कि इंतखाबात कराए जाएँ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि कोई फुल कोर्ट या लार्जर बेंच बन जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि चीफ़ जस्टिस की कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जिसमें कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, सियासी दर्जा हरारत कम हो सकता है, और बीच का रास्ता ये है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन हो जाएँ। यहाँ पर हमारे साथ अवैस अहमद भट्टी साहब भी मौजूद हैं, तैयब उस्मान रंधावा साहब भी मौजूद हैं, राना इरफान भी मौजूद हैं। तो अवैस साहब, अब सूरत हाल ये बन चुकी हुई है कि मुस्लिम लीग नून कह रही है कि कौमी असम्बली के इंतखाबात, असल मसला तो कौमी असम्बली के इंतखाबात, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात तो आपका इशू ही नहीं थे, कौमी असम्बली के इंतखाबात आपका इशू थे। और कौमी असम्बली के इंतखाबात की हम बात कर रहे हैं, खान साहब जो कह रहे थे कि उसके इंतखाबात होने चाहिए, हम उसकी बात करें। आप सूबाई असम्बली के इंतखाबात पे आ गए हैं, तो अब नून लीग वो बात कर रही है जो खान साहब कह रहे थे। देखिए, ये हमारा था कि अगर ये प्रोविंसेस की गवर्नमेंट अगर हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो मोरालिटी की आगे बात कर रहे थे कि मोरालिटी कोई नहीं, इनको उसमें था कि ये शायद ये गवर्नमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट है शायद ये डिसॉल्व हो जाए। सर ये मोरालिटी नहीं थी, ये ब्लैकमेलिंग थी। ब्लैकमेलिंग नहीं थी सर, ये ब्लैकमेलिंग, सर ये मोरालिटी ना कि इसको ब्लैकमेलिंग नहीं थी। वैसे इसको मोरालिटी ना चलें जी, उस जो भी था, अगर ये नहीं हो सका तो अब हम लोग देख रहे हैं कि कोई अगर एक प्रोविंस के अंदर हुकूमत नहीं है तो उसने क्यों नहीं है? उसने देखिए असेंबली डिसॉल्व हो गई। क्यों की? असेंबली डिसॉल्व होगी ना। क्यों की? असेंबली, देखिए क्यों की बात, सर आइन आप वैसा आइनी माहिर हैं, आप माहिर कानून हैं, आप माहिर कानून हैं, आप सियासतदान हैं, आप समझते हैं आइन ये कहता है कि अगर 1 लाख रुपया भी खर्च करना है आपने कहीं तो उसकी आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, कहता है जी। बिल्कुल, बल्कि 100 रुपया भी आपने किसी अफसर ने खर्च करना दे। सर आप कौमी खजाने पे अरबों रुपए का खर्च कर रहे हैं। मैं जस्टिफिकेशन देता हूँ कि जब से फेडरल गवर्नमेंट आई है इन्होंने अपनी पसंद के, अपने फेवरेट के, अपने फेवर के लॉज बनाना शुरू कर दिए, अमेंडमेंट्स लेके आना शुरू। सबसे पहली जो, सर आपको किसने कहा था कौमी असेंबली से निकल जाएं? सबसे पहले ना निकलते, देखिए ना निकलते क्या उस फैशिस्ट गवर्नमेंट का जो नहीं सर, ये तो कोई बात उन्होंने किया, जो आपके भी सामने जिस तरह ये गवर्नमेंट आई, जिस तरह गवर्नमेंट ये रूल्स में आई, गलत फैसला किया ना आपने। कौमी असेंबली से निकलने का भी गलत फैसला किया आपने, सूबाई असेंबली से निकलने का भी गलत फैसला किया। बिल्कुल गलत फैसला नहीं है। हम लोग बिल्कुल उस गवर्नमेंट के साथ ही बैठ सकते हैं जो कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हो, जो बाहर के शहरों में चल रही हो, जिसका सारा जो सर अंदर बैठ के एक्सपोज करे ना उसको। देखिए एक्सपोज हो किया है, एक्सपोज पूरी दुनिया के सामने हो चुका हुआ है, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है कि ये लोग नाअहल हैं। सर वो बड़े काबिल एतराज़ हैं जो आप खत लिख रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आलमी इदारों और अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहे हैं, वो नामुनासिब है। वो मुस्लिम लीग नून भी करेगी पाकिस्तान की किसी इदारे के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, तो हम कहेंगे गलत है, वो गलत है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई खत, तो छपी हुई चीजें हैं सर, सारा कुछ इंटरनेशनल मीडिया में छपी हुई चीजें हैं। नहीं, कौन से है इंटरनेशनल मीडिया में? आपने लॉबिंग फर्म्स, आपने यूएस में कोई अगर ऐसा कोई आर्टिकल, लॉबिंग फर्म्स, कोई ऐसा आर्टिकल कुछ छपा भी है उसमें इनकी जो इन्होंने किया है इस मुल्क के साथ, जो इस मुल्क के सफेद पोश के साथ इन्होंने किया है, जो इस मुल्क के साथ बेड़ा गर्क कर दिया है, जो इस मुल्क को इकोनॉमिक कंडीशन जिसमें लेके गए, वो चीजें उसके अंदर एक्सपोज की गई है। वो ये नहीं कहा गया कि शहबाज शरीफ की पर्सनैलिटी ये है। कौमी असेंबली में करते हैं ना सर आप, ये कौमी असेंबली में करें। देखिए जब हम कौमी असेंबली का हिस्सा नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा, जब हम कौमी असेंबली का हिस्सा नहीं है, हम लोग तो कौमी असेंबली में दोबारा चले, गलती की, हम लोग तो वापस आ रहे थे। इन्होंने इनको उस दिन याद आ गया स्पीकर साहब को कि इन्होंने रिजाइन दिए हुए, मैं रिजाइन एक्सेप्ट। देखिए अगर हमारे से गलती हुई, अगर आप कहते हैं ये गलती है तो चले जी, हमने तो अपने रेक्टिफिकेशन के लिए गए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी नेशनल असेंबली के अंदर गए। स्पीकर साहब को क्या डर था
कि उन्होंने रेजिग्नेशन, अगर एक बंदा वापस आ गया है, पहले वो कहते थे कि 1 by 1 ये वापस आए, अगर एक बंदा पूरे लोग वापस आए तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब उसका आपने स्केड्यूल देना है, सही है, नेशनल असेंबली के इलेक्शन का, सही है, वो भी ये लोग नहीं दे रहे, वो भी जो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन चीजें जा रही है। राना साहब क्या कह रहे हैं आप लोग, ना आप कौमी असेंबली के कुछ दे रहे हैं, ना आप भाई कि ये बात ठीक है, फिर आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, डरते हैं आप इलेक्शन से। नजम भाई, मैं भट्टी साहब को दाद दूंगा, कम से कम उन्होंने एक गलती तो ओपनली तस्लीम की है कि कौमी असेंबली वाली, कौमी असेंबली वाली, मैंने दूसरी भी मैंने कहा कि अगर आप कहते हैं गलती तो मैं चले, एक्चुअली उनको टाइम नहीं मिला, एक्चुअली उनको टाइम नहीं मिला, अदरवाइज राजा साहब की आपने बात सुनी है, उन्होंने ढके छुपे लफ्जों में सारी बात बता दी है, जो हो गया सो हो गया, अब ये बात ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन जो वो कहना चाह रहे हैं सारा कुछ, सर आज जो कुछ हो रहा है, आज जो कुछ हो रहा है उसमें 90% उसकी जिम्मेदारी जो है वो असेंबलियां आपने जो डिसॉल्व इन्होंने की हैं, मैं उस पर डालता हूं। एनार्की की बुनियाद इन्होंने रख दी। आज इमरान खान साहब के घर पे अगर पुलिस हमला करती है, वहाँ से आगे से कारकुन मुजाहमत करते हैं, ये सारा कुछ इस वजह से होता है कि आपकी पंजाब में हुकूमत नहीं है। आपकी पंजाब में हुकूमत होती तो यही पुलिस जो है इमरान खान साहब को प्रोटोकॉल दे रही होती, सिक्योरिटी दे रही होती। देखें, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया उसके बाद ये इक़्तिदार से अलहदा हुए, एक दिन नहीं सुकून से बैठे, एक दिन नहीं इन्होंने बैठने दिया। सर आपके लीडर लंबी लंबी छुट्टियां चले जाते हैं तो उसमें हम खान साहब का क्या कसूर? भाई बात तो सुने ना, नेशनल असेंबली से निकले हैं तो फिर इक़्तिदार से जूं ही पीछे हुए हैं, एक दिन सुकून नहीं आया इक़्तिदार के बगैर। प्रोविंशियल असेंबली से लीडर है खान साहब, मेहनत है, प्रोविंशियल असेंबली से बाहर निकले, राणा साहब हम लोग तो इक़्तिदार खुद छोड़े हैं, प्रोविंशियल असेंबली से बाहर निकले तो फिर जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट कुछ कर रही है। अच्छा सर, ऐसे एक बात मुझे हमजा साहब की तरह बाहर जाके बैठ जाए, मेरी बात सुन ले, एक बात जो मैं भट्टी साहब की बात का एक जवाब दे लूँ। ये कह रहे हैं कि इन्होंने साथ ही अमेंडमेंट शुरू कर दी, इन्होंने साथ ही लेजिस्लेशन करनी शुरू कर दी। हम तीनों वकील यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें कम से कम एक बात पे तो लॉ मिनिस्टर साहब को, इस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने लायर्स प्रोटेक्शन एक्ट जो लाए हैं वो हमारी वेलफेयर के लिए लाए और एक्सीलेंट लाए और जबरदस्त लाए। दूसरी बात जो दूसरी जो सो मोटो लेजिस्लेशन आई है। सर मुझे एक बात बताइएगा, कभी कम्युनिटीज की, प्रोफेशंस की, लोगों की इज्जत कवानीन से होती है? देखें, जो आप इस कानून के जरिए मुझे मजबूर करेंगे कि मैं आपको वकील साहब कह के बुलाऊं और मैं आपकी इज्जत करूं? नहीं सर, वो आपका किरदार करवाएगा ना उस पे। ये देखें, वकाला का एक दरीना मुतालबा, आवाम को प्रोटेक्शन और बिल भी होना चाहिए ना, वो भी तो साथ आई है ना, साथ जो अमेंडमेंट दूसरी आई है वो भी होना चाहिए, वो भी तो पब्लिक के लिए है। बहरहाल मेरा ख्याल ये है कि किसी भी कम्युनिटी, आप जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल ले आए तो आप जजेस के हवाले से बिल मौजूद है, साथ इदारों के हवाले से मौजूद है, क्या क्या नहीं कहा जाता है सब के बारे में इसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। असल इशू ये है कि हमें अपने किरदार ऐसे बनाने होंगे, हमें अपने आइन के मुताबिक इस तरह चलना होगा। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, राना इरफान साहब का, तैयब उस्मान साहब का, अवैस अहमद भट्टी साहब का, और आखिर में यही कहना है कि हम सबको, वकला को, डॉक्टरों को, अब YDA बना के आप समझते हैं कि YDA के ज़रिए इज़्ज़त हो जाएगी। मैं अपनी PUJs बना के और इस पर खड़ा हो जाऊँ और कहूँ कि जी मैं अपने सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से इज़्ज़त ले लूँगा कि मैं साफ़ी हूँ और मेरी एक तंजीम और मेरा मुझे एक कानून प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन अपनी जगह पे है, सारा कुछ है, असल चीज़ है किरदार आपका, आपकी खिदमत, आप कर क्या रहे हैं। आप ख़ुद हम सब को अपने ज़मीर में, अपने गिरबान में झांक के देखना है कि हम कर क्या रहे हैं, उसके बाद हम कहें कि हाँ इसके बाद हमें इज़्ज़त मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, वो हम खुद फ़ैसला कर लेंगे। कहाँ की इज़्ज़त इसके ज़रिए। अल्लाह हाफ़िज़।